हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमने अपने पिछले वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में समझा था, जहां हमने एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर को कंपोनेंट वेक्टर के रूप में तोड़ना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इससे आपको इस वीडियो को समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम किसी वेक्टर ए को उसके तीन कंपोनेंट वेक्टर्स के रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए को हम तोड़ सकते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के रूप में। अब ये क्या है, इसे तो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था। बेसिकली ये तीन कंपोनेंट वेक्टर है। पहला वेक्टर एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स है जिसका मैग्नीट्यूड है एक्स का। दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है वाई का और वो वाई एक्सिस की तरफ है। और तीसरा जो कंपोनेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है जेड का और ये जेड एक्सिस की तरफ है, जिसे हम के कैप से डिनोट कर रहे थे। अगर हम इन तीनों ही वेक्टर्स का सम कर दें तो इससे जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा उस रिजल्टेंट को ही हम ए वेक्टर कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस हमें मालूम है और इस ए वेक्टर का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, जिसे हमने अल्फा कहा था, इस ए वेक्टर का एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस इसे हमने बीटा कहा था, और इस ए वेक्टर का एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस इसे हमने गामा कहा था। अगर हमें ये तीन एंगल पता हो और इस वेक्टर ए का अगर हमें मॉड पता हो तो हम किस तरीके से इस वेक्टर ए को ब्रेक कर सकते हैं तीन कंपोनेंट वेक्टर्स में, ये हमने सीखा था पिछले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास ए वेक्टर ऑलरेडी दिया गया है कंपोनेंट के रूप में तो इससे हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होता है, उस वेक्टर ए का लेंथ होता है। यहां वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए का जो लेंथ होगा वही इस वेक्टर ए का मॉड कहलाएगा। तो आखिर हम इस वेक्टर ए के मॉड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वेक्टर ए का जो मॉड होगा वो इस वेक्टर ए के लेंथ के बराबर होगा। अगर हम समहाउ वेक्टर ए का ये लेंथ फाइंड कर ले तो वो जो लेंथ होगा वही इस वेक्टर ए का मॉड हो जाएगा। तो इसके लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहां हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा लॉन्गेस्ट डायगोनल का। वहां आपके पास एक क्यूब हुआ करता था और उस क्यूब में आपको ये लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना होता था। क्यूब या क्यूबॉइड होता होगा, आपको वहां इस लॉन्गेस्ट डायगोनल को फाइंड करना होता था। तो इस लॉन्गेस्ट डायगोनल डी को हम कैसे फाइंड करते थे, इसे हम लिखते थे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चूंकि ये ए वेक्टर जो है वो एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर है तो आप इसे एक लॉन्गेस्ट डायगोनल के रूप में एज्यूम कर सकते हो और इससे एक क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म कर सकते हो, है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसका ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ बेसिकली एक्स वाई और जेड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है, इसे आप बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हो। तो यहां हमारे पास ऑलरेडी डिराइव फॉर्मूला है। किसी ए वेक्टर के मॉड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूप में। इससे हम इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास ए वेक्टर है जिसे हमने 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप लिख रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और वेक्टर ए जो है ये तीन कंपोनेंट वेक्टर, पहला कंपोनेंट जो है वो 2 मैग्नीट्यूड का है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 3 टुवर्ड्स वाई और तीसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 4 का और ये है जेड एक्सिस के तरफ। तो अगर हम इन तीनों वेक्टर्स का ऐड कर दें, बेसिकली अगर हम रिजल्टेंट निकाल दें तो उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इस ए का मैग्नीट्यूड होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इस ए वेक्टर का ये जो लेंथ होगा इस लेंथ के बराबर इस ए का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसे हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा कि इस ए वेक्टर का जो मॉड होगा उसे हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो मॉड ए का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये आपको मिल जाएगा रूट अंडर 29। तो ये हो गया हमारा इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। काफी आसान था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी वेक्टर ए का अगर वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया है तो उसका आप मॉडुलस निकाल सकते हो, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां हमारे पास है वेक्टर बी, यहां हमने क्या किया है, साइन को चेंज कर दिया है। 2i कैप है, 3j कैप है, 4k कैप है, बट यहाँ साइन माइनस का है। तो इससे क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली ये है तो एक वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर है कंपोनेंट वेक्टर, और ये भी अपने आप में एक वेक्टर है। ये तीन कंपोनेंट वेक्टर्स हैं और इनका हमें सम करना है। तो यहां हमें सम की जगह माइनस लिखा गया है, तो इसे तो हमने पढ़ा ही है कि निगेटिव जो होता है, दो वेक्टर का डिफरेंस जो होता है, वो भी एक प्रकार का एडिशन ही होता है। बस यहाँ जो डायरेक्शन होगा वेक्टर 3j का, वो चेंज हो गया है, जस्ट 180 डिग्री से वो मुड़ गया है। ठीक है, तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं और उन्हीं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे हमारे मैग्नीट्यूड पे किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिकली डायरेक्शन जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर का वो बदल जाता है, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रह जाता है। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों ही वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो यहां हमें रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो सेम मिलेगा, दैट मीन्स √29 मिलेगा। बस वो जो रिजल्टेंट होगा हमारा, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमारे पिछले वेक्टर ए के डायरेक्शन से अलग होगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा एक डिफरेंट वेक्टर वेक्टर बी है। तो चलिए इसके मॉड को निकाल ही लेते हैं और देखते हैं क्या ये √29 आता है या नहीं। तो बी का जो मॉड होगा इसे हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √4 प्लस 9 प्लस 16, और देखिए ये भी आपका √29 आ गया। इसका मतलब हमने वेक्टर बी का मॉड निकाला और ये भी वेक्टर ए के मॉड के बराबर है। तो बेसिकली ये जो हमारा वेक्टर ए है और बी है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शन में अंतर है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। यहां हमारे पास वेक्टर ए जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया है और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है। ठीक है, बट अब हमें इस वेक्टर ए का डायरेक्शन भी चाहिए कि ये वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है। अगर ये हम वेक्टर ए लेते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ इस एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा के बारे में पता लगाना है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका लोकेशन, ये दोनों ही बताना होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि ये जो मॉड ए होगा वो बराबर होगा √x² प्लस y² प्लस z² के। लेकिन यहां हमें फाइंड करना है कि आखिर ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है, वाई एक्सिस से कितने डिग्री पर है और जेड एक्सिस से कितने डिग्री पर है। अगर हम बस इतना फाइंड कर ले कि ये वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पर है, मान लीजिए ये 60 डिग्री के एंगल पे है, तो क्या ये इनफ होगा ए को लोकेट करने के लिए? नहीं, हमें वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल से सिर्फ ये पता नहीं लग सकता है कि स्पेस में वेक्टर ए जो है वो एग्जैक्टली कहां है, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हो। तो हमें यहाँ अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही एंगल के बारे में पता लगाना है। तो ये हम कैसे करते हैं? तो ये हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के माध्यम से। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, इसे देखिए। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कॉस वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें निकालना है कॉस वैल्यू ऑफ बीटा और कॉस वैल्यू ऑफ गामा। इन तीनों ही एंगल्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस इसका कॉस वैल्यू, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस इसका कॉस वैल्यू, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस इसका कॉस वैल्यू, इन तीनों ही एंगल के कॉस वैल्यूज को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। आप देख रहे हो कोसाइन, कॉस का ये फुल फॉर्म है ना, और आप डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो यहाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ही लिया है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ये नाम कहां से आ रहा है? अगर हमें वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से फाइंड करना हो, तो उन एंगल्स का जो कॉस वैल्यू होगा उसे ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब ये डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा क्या होता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये होता है आपका x बटा मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए क्या होता है ये तो हमने यहां लिखा ही है, तो इसे आप कह सकते हो ये होगा आपका
x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ठीक है ना। इसी प्रकार से कॉस बीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका वाई बटा मॉड ए। आप इसे लिख सकते हो वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए इसे लिख ही देते हैं हम। ठीक है, और कॉस गामा जो होगा वो हो जाएगा आपका जेड बटा मॉड ऑफ ए विच इज जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो यहां हमने कॉस अल्फा कैसे निकाला है, बहुत सिंपल है। अगर हमें ये अल्फा फाइंड करना है, बेसिकली ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स के तरफ जो हमारा कॉम्पोनेंट है, यहां तो एक्स है, ठीक है, इस एक्स को डिवाइड कर देना है ए के मॉड से। तो अगर हम एक्स को डिवाइड कर देते हैं ए के मॉड से, तो यहां हमें क्या मिल जाता है, यहां हमें मिल जाता है एक्स का, ये मतलब एक्स और ए वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें ए वेक्टर और एक्स वाई एक्सिस के बीच का एंगल चाहिए और इसका कॉस वैल्यू चाहिए, कॉस बीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, y के टुवर्ड्स जो हमारा कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट y, इसको डिवाइड कर देंगे a के मॉड से, तो इससे हमें कॉस बीटा मिल जाएगा। और कॉस गामा निकालने के लिए हम इस z को डिवाइड कर देंगे a के मॉड से, तो इससे हमें कॉस गामा मिल जाएगा। तो इन्हीं तीनों कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम क्या कहते हैं, इसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का काम क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का काम ये है कि दिए गए कंपोनेंट वेक्टर का ये एंगल बतलाता है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। ठीक है, तो यहां से आप इस ए वेक्टर का ये तीनों ही एंगल फाइंड कर सकते हो कि ये ए वेक्टर बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितने कितने एंगल पर है ना। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी जानना है। और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इस डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा को एक नाम दे देते हैं एल, एक सिंपल नाम एल दे देते हैं, इसे हम एम कहते हैं और सपोज कि इसे हम एन कहते हैं, तो जब आप इस कॉस अल्फा को स्क्वायर करोगे, बेसिकली आप कॉस स्क्वायर अल्फा निकालोगे, कॉस स्क्वायर बीटा निकालोगे और कॉस स्क्वायर गामा निकालोगे और इन तीनों को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा आपका 1। अब ये कैसे होता है तो देख लीजिए, अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर बीटा करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बेसिकली नीचे सेम ही चीज मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एलसीएम लेने पर ये तो आपका, चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम काट सकते हैं और ये हो जाएगा 1। मतलब एल स्क्वायर, इसे ही हम एल कह रहे हैं, ठीक है, कॉस अल्फा को एल कह रहे हैं, तो एल का जो स्क्वायर होगा, बेसिकली कॉस का जो स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का जो सम होगा वो आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन का, इससे जुड़ा हुआ कई सारा सवाल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, है ना। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए यहां हमारे पास एक वेक्टर ए है और चलिए हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो हमने इस वेक्टर ए का मॉड तो निकाल ही रखा है, मॉड ऑफ दिस वेक्टर ए जो था वो था रूट अंडर 29। कैसे निकाला था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का सम किया और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये मिल गया आपको रूट अंडर 29। अब हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है,
तो यहां आप निकाल सकते हो कॉस अल्फा बराबर, यहाँ कॉस अल्फा क्या है, तो आप ये देख रहे हो कि अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, और ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को हम अल्फा कह रहे हैं। तो ये जो कॉस अल्फा होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज 2 का 2 है कंपोनेंट, 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए विच इज √29। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा। तो यहां से आप निकाल सकते हो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 2/√29। ठीक है, कॉस इनवर्स क्या है, तो इसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सीखा है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हो। आने वाले दिनों में मैं इनवर्स फंक्शन पर भी वीडियो बना दूंगा, तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। बट बेसिकली अभी आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो। अगर आपसे अल्फा पूछा भी जा रहा है तो आप इसे कॉस इनवर्स 2/√29 के रूप में रहने दे सकते हो, है ना। नहीं तो फिर आप कॉस अल्फा लिखकर भी छोड़ दो, ये भी अपने आप में अल्फा का एक वैल्यू ही माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y के डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस विच इज 3। तो आप इसे यहां लिख दो 3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a एंड दैट इज √29। सो दिस बीटा बिकम्स cos इनवर्स 3/√29, है ना। और कॉस गामा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉस गामा हो जाएगा आपका 4/√29, क्योंकि कॉस गामा का मतलब जेड बटा मॉड ऑफ ए, जेड क्या है यहाँ पर, जेड है हमारा 4, तो ये बन गया आपका 4/√29। तो यहां से आप गामा निकाल लोगे, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 4/√29। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और हमने मॉड भी निकाल ही लिया है। तो बेसिकली हमने इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, और हमें यह भी पता चल गया कि ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, इस ए वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस से कितना है, और इस ए वेक्टर का एंगल जेड एक्सिस से कितना है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन का जो काम होता है वो बस इतना होता है कि वो ये बता दे कि दिया गया जो हमारा वेक्टर है जो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है उसका तीनों ही एक्सिस से एंगल क्या है। ठीक है, तो ए वेक्टर का एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बताने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा, वो क्या होता है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को एल, एम और एन मान लें रिस्पेक्टिवली, तो उनका स्क्वायर का जो सम होगा वो होगा 1। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।